हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ साइंस के जो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर आपको जो है लैब असिस्टेंट के यहाँ पर जो एग्ज़ाम होना है वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। और आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चंस पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपको जो है वहाँ पर ये जो है हेल्प वहाँ पर पहुँचाएंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपको जो है चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी करना है। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है आप हमें कमेंट के माध्यम से यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जो है बहुत बड़े यहाँ पर जो है क्या कहते हैं आराम से चलेंगे, पूरे क्वेश्चन को डीपली समझेंगे, जिससे जो है एक क्वेश्चन के साथ आपके जो है 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना है, बेल आइकन प्रेस कर लें। जिन लोगों ने भी अभी जो है बेल आइकन प्रेस नहीं करके है वो कर लें, सब्सक्राइब करके चैनल को जो है, इससे फिर आपको सारे नोटिफिकेशन समय रहते मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका एग्ज़ाम भी होना है, शायद सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम भी है लैब असिस्टेंट का। तो आपको बने रहना है और समय आपके पास अभी पर्याप्त मात्रा में है ही, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं ऐसे समय की। तो देखिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन। देखिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका जब देखिए आपको राइट आंसर बताना है। तो अगर देखिए हम जो है सभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, राइट आंसर पर ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे जो है समय की भी यहाँ पर बचत होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, वैसोप्रेसिन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब देखिए थोड़ा सा इस पर हम जाने, देखिए थोड़ा सा अगर समझें इसको। देखिए दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ना, जो ग्लैंड होती है, इसकी पश्चपाली या न्यूरोहाइपोफाइसिस से वैसोप्रेसिन जो है ये हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से ये यहाँ पर जो है वैसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित होता है। और यह हार्मोन जो है वृक्क नलिकाओं की दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिकाओं से जल के पुनर्वशोषण को बढ़ाकर मूत्र से जो है जल के उत्सर्जन को ये कम करता है। अब देखिए ये आप इसे समझ चुकेंगे। और जो है दोस्तों इसे जो है जो ये वैसोप्रेसिन है, ये जो क्या करता है जो है जल के जो पुनर्वशोषण को बढ़ाकर मूत्र से जल के उत्सर्जन को कम करता है। अब इसीलिए जो है इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ADH। क्या कहते हैं? ADH हार्मोन भी इसे कहा जाता है। यानी कि ADH का अगर फुल फॉर्म की बात करें, एंटी डायूरेटिक इसे हार्मोन भी कहते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं। वैसोप्रेसिन का यहाँ पर जो है दूसरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पर सी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए आपको जो है सभी यहाँ पर कथन पढ़ने हैं। आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए कहता है पार्थिनियम हमारे देश की स्थानिक जाति है, और बी कहता है अफ्रीकी मंगूर भारतीय मंगूर हेतु खतरा नहीं है। ऑप्शन सी कहता है स्टिलर्स समुद्री गाय विलुप्त जंतु है। ऑप्शन डी कहता है लेंटाना गाजर घास के नाम से जानी जाती है। अब देखिए आपको यहाँ पर सही कथन कौन सा है आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अगर बात करें तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी सही है। अब क्या होता है देखिए, जो स्टिलर्स समुद्री गाय है ये विलुप्त जंतु है, ठीक। पार्थिनियम यानी कि गाजर घास विदेशी जाति है। अब देखिए जो पार्थिनियम जो है विदेशी घास क्या है ये विदेशी जाति है जो तीव्रता से बढ़कर स्थानीय जातियों को नुकसान पहुंचाती है। आप इसे देख रहे हैं यहाँ पर। और देखिए फिर जो है अफ्रीकी मंगूर जो है मछली भी विदेशी जाति है। ये क्या है? ये भारतीय जाति नहीं है बल्कि ये क्या है? विदेशी है। क्यों? अफ्रीकी मंगूर भी क्या है? विदेशी जाति है जो भारतीय मंगूर हेतु खतरा है। लेंटाना कैमरा भी जो है विदेशी पादप जाति है। क्या है? लेंटाना जो कैमरा भी है ये क्या है? विदेशी पादप जाति है जो भारतीय जातियों हेतु खतरा बन चुका है। तो आपको ये याद रखना। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही है, सी यहाँ पर सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपको यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कीजिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ये क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं, नोट कर लेने हैं। एक क्वेश्चन के साथ 4-4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं पढ़ने को, तो आपको जो है याद रखने हैं। देखिए पहला यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है ताज़े पानी में मछली पालन कहलाता है। देखिए ताज़े पानी में मछली पालन क्या कहलाता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका जो क्या कहते हैं ऑप्शन बी की बात में फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। क्या कहते हैं?
फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहते हैं इसे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। देखिए ताज़े पानी या जो अलवणी जल है, अलवणी मछली पालन को फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर या अंतर्देशीय मछली पालन कहते हैं। अगर हिंदी में आया हो तो क्या कहते हैं इसे? अंतर्देशीय मछली पालन, अंतर्देशीय मछली पालन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं अंतर्देशीय मछली पालन से कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें, कटला, रोहू का पालन, ये क्या है? ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है। रोहू भी आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट यहाँ पर पढ़ते हैं इसको भी। और तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया ध्वनि की उच्च तीव्रता जिसे व्यक्ति बिना परेशान हुए सह सके क्या होती है? तो आप बताइए, तो कितनी होती है कहने का मतलब है ध्वनि की उच्च तीव्रता जिसे जो है व्यक्ति बिना परेशान हुए उसे सहन कर सकता है, तो सुन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो उसको। तो ऐसा पर आपको बताना है कि कितना डेसिबल यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए ऑप्शन बी पर जो डी वाला हमारा 80 dB, तो 80 वाला यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए ध्वनि की उच्च तीव्रता जिसे व्यक्ति बिना परेशान हुए सह सके वो क्या होता है? 80 डेसिबल तक यहाँ पर हो सकती है। और 80 dB से ऊपर की ध्वनि यहाँ पर जो है शोर कहलाती है। अगर इससे ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाती है? शोर कहलाती है। इससे ज़्यादा जो है उसे शोर कहलाती है। और फिर देखिए इसके कारण जो है मानसिक तनाव भी होता है, परेशानियाँ हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया आपसे 5, यहाँ पर है आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। तो किसकी है? आमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी या कृमि रूपी परिशेषिका। तो आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। तो क्वेश्चन 5, तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पर, जो हमारा बी है ग्रहणी, बिल्कुल सही होगा। देखिए आहार नाल की सी के आकार की संरचना ग्रहणी कहलाती है। इसका जो सी का आकार है ये क्या है? ये जो है ग्रहणी कहलाती है। यह जो है दोस्तों क्षुद्रांत का प्रारंभिक भाग है, इनकी पहला भाग है। और इसकी लंबाई देखिए लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और यह जो है भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है। तो आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आता है एंटीबॉडीज़ क्या है। देखिए एंटीबॉडीज़ की बात करें यहाँ पर, तो एंटीबॉडीज़ क्या है? प्रतिजन के निर्माण को प्रेरित करती है, WC के उत्पादन में सहायता करती है, WC के द्वारा बनाई जाती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंटीबॉडीज़ क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एंटीबॉडीज़ की यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर सी वाला सही है, WC के द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी का निर्माण रुधिर में उपस्थित जो होता है लिम्फोसाइट में होता है। जो प्रतिरक्षी अनेक प्रकार की वृहद प्रोटीन्स होती हैं और इनका जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को जो है इसमें जो है रोगाणु को नष्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन 7, पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न समान लक्षण वाले पौधों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, तो उसे कहते हैं यहाँ पर क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। देखिए पादप प्रजनन द्वारा जो उत्पन्न समान लक्षण वाले जो पादपों को क्लोन कहा जाता है। और एकमात्र पादप से अलैंगिक जनन की विधि द्वारा या कायिक जनन के द्वारा प्राप्त पादप होते हैं और ये अकार्यकी वो आनुवंशिक रूप से भी दोस्तों मात्र पादप के समान होते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8, झूम खेती। तो पूछा गया आपसे, तो झूम खेती बताना आपके। तो झूम खेती का अर्थ क्या है? देखिए झूम कल्टीवेशन, तो इसका अर्थ क्या है? तो झूम खेती का, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा सही है, स्थानांतरण कृषि का कबीलाई प्रकार। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही है। देखिए झूम खेती स्थानांतरण कृषि का एक कबीलाई प्रकार है जो पूर्वोत्तर भारत में होने वाली झूम खेती काटो या जलाओ कृषि के नाम से जानी जाती है। देखिए ठीक है, काटो, कुछ पॉइंट आपको याद रखनी है जो क्या पता पूछ ले आपसे। काटो एवं जलाओ, काटो एवं जलाओ नाम से ये कृषि जानी जाती है। काटो एवं जलाओ नाम से कौन सी कृषि जानी जाती है? झूम खेती। और इस खेती में किसान वनों को काटकर जो है अवशेषों को जलाकर, देखिए ये काम ही उनका यही है, तो इसलिए जो है इसे इसका नाम ऐसा ही दिया गया, काटो एवं जलाओ। तो इसमें किसान क्या करता है? काटकर अवशेषों को जला देता है और राख को मृदा में मिश्रित कर देता है और उस पर फसलों के बीजों को रोपण करता है। फिर खेती के बाद में यह क्या होता है? भूमि अनेक वर्षों तक पुनर्भरण यानी कि रिकवरी हेतु खाली छोड़ दी जाती है तथा किसानों का यही प्रक्रम नए वन भाग पर यहाँ पर दोहराया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन 9 देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर परागणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये कहलाता है परागण कहलाता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है।
देखिए परागण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो इस क्रिया में जो है पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागणों के पहुंचने की क्रिया होती है। तो आप समझ सकते हैं, तो पुंकेसर से जो है उस पुष्प के किसी भी अन्य भाग पर ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा एक मनुष्य का अंतः परजीवी जरायुजता दर्शाता है। तो क्वेश्चन 10, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है ट्राइकिनिला स्पाइरिलस। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ट्राइकिनिला स्पाइरिलस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी सही है। देखिए मनुष्य का जो अंतः परजीवी होता है ट्राइकिनिला स्पाइरिलिस ट्राइकिना कृमि एक प्रमुख परजीवी निमोटेड है, और इससे जो होता है ट्राइकिनोसिस रोग उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, ट्राइकिनोसिस यहाँ पर रोग होता है, ट्राइकिनोसिस रोग यहाँ पर इससे उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है इससे कौन सा रोग होता है, ट्राइकिनोसिस। ऑप्शन सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया यहाँ पर कि डॉट डॉट अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है, क्या आपको बताना है। तो ये होता है ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पर पूछा गया है हार्मोन क्या है। देखिए आपको बताना है हार्मोन क्या है, क्या है, प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, साधारण कार्बोनेट या जलीय कार्बोनेट। तो ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए होगा। क्या है, प्रोटीन होता है, सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए रासायनिक दृष्टिकोण में हार्मोन मुख्य रूप से जो होता है प्रोटीन्स एवं स्टेरॉइड्स से निर्मित होते हैं, और इनको जो है इनका आधार पदार्थ कोलेस्ट्रॉल होता है। और सामान्य रूप से कुछ हार्मोन्स एमिनो अम्लों एवं वसी अम्लों के व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा वन पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। कौन सा वन जो है यहाँ पर पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन हमारा सी वाला सही होगा, अमेजन वर्षा वन को यहाँ पर जो है पृथ्वी का फेफड़ा यहाँ पर एक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही होगा। देखिए अमेजन वर्षा वन पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक यहाँ पर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण व ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, और ये विश्व के वनों का आधा भाग है जो सर्वाधिक जैव विविधता युक्त होते हैं। तो इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है, अमेजन वर्षा वन को। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बताना है मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है। तो कौन सा सेट होता है। तो ऑप्शन बी सभी को पता है, ये महिलाओं में होता है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कब लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको बताना है। तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कब लागू किया गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो बी वाला यहाँ पर है, बी वाला सही है, बी वाला सही है। तो 1988 में भारत में संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, ताकि स्थानीय समुदायों के साथ काम कर पारस्परिक लाभ हेतु वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन किया जा सके। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यकृत स्रावित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या करता है, यकृत स्रावित करता है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए ये करता है पित्तरस, तो सभी को पता है ऑप्शन डी डी डी। देखिए क्या होता है, यकृत से पित्तरस का स्रावन होता है। पित्तरस अमाशय से आए जो भोजन के अम्लीय माध्यम को यहाँ पर क्षारीय बनाता है तथा वसा के पाचन में ये सहायक होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 18, तो यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें, संघ सिलेंडेटा मीनड्रीना इस संघ से हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। देखिए मीनड्रीना जिसे ब्रेन कोरल भी कहते हैं, जो मीनड्रीना है इसे क्या कहते हैं, ब्रेन कोरल। तो ये पॉइंट आपको दें, ब्रेन कोरल किसे कहते हैं, मिंड्रीना को, मिंड्रीना को ब्रेन कोरल कहा जाता है। तो ध्यान रहे मिंड्रीना जिसे ब्रेन कोरल भी कहते हैं, संघ सिलेंडेटा का सदस्य है, ये जो है सिलेंडेटा के सदस्य है मिंड्रीना, जिसे जो है ब्रेन कोरल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना ये चीज़ जो है, संघ पोरिफेरा में कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो संघ ये है पोरिफेरा, इसमें क्या कहते हैं, कॉलर कोशिका क्या होते हैं, कॉलर कोशिकाएं यहाँ पर इसमें पाई जाती हैं। लेकिन संघ सिलेंडेटा के जंतु में नीडोब्लास्ट या दंश कोशिकाओं में नीडोसिस्ट होती हैं। सभी टीनोफोर्स में देखिए, जो सभी टीनोफोर्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये अरी समिति होती है। और जो विचेरिया संघ जो है एस्कल हिंपेंथिस का सदस्य है, जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु द्वारा होता है। तो इसलिए जो हमारा देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, पालतू पशुओं का एंथ्रेक्स रोग से बचाव क्या किया जाता है। जो पालतू पशु होते हैं उनका एंथ्रेक्स रोग से बचाव किया जाता है, तो कैसे किया जाता है आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी वैक्सीन से, तो ऑप्शन बी सही है। देखिए एंथ्रेक्स एक जीवाणु जनित पशुओं का रोग है, इस रोकथाम जो है वैक्सीन देकर यहाँ की जाती है। तो कौन सा, देखिए अभी तो क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा गया है, लेकिन ऐसा भी होता है कि एंथ्रेक्स जो है किससे जनित रोग है, तो आपको हमें जीवाणु जनित रोग होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जीवाणु जनित ये रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, तापमान में वृद्धि के कारण पर्यावरण में हुए बड़े परिवर्तनों के कारण प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन 20 का यहाँ पर जो होगा, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। तापमान में वृद्धि के कारण पर्यावरण में हुए बड़े परिवर्तनों के कारण प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन क्या कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही है, अल नीनो प्रभाव। क्या कहते हैं, अल नीनो प्रभाव इसे कहते हैं। देखिए तापमान में वृद्धि के कारण जो होता है पर्यावरण में अनेक हानिकारक परिवर्तनों जैसे विषम जलवायु परिवर्तन अल नीनो की उत्पत्ति होती है। तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुव की बर्फ पिघलती है और फिर क्या होता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, जिस कारण अनेक तटीय क्षेत्र डूब जाते हैं दोस्तों, और डूब भी रहे हैं आजकल के, देख रहे हैं आप। तो पृथ्वी का तापमान पिछले 3 दशकों में 0.6 डिग्री यहाँ पर सेंटीग्रेड बढ़ा है, जिस कारण वर्षा के प्रारूपों में यहाँ पर परिवर्तन आए हैं। तो अल नीनो प्रभाव यहाँ पर हमारा इसे कहेंगे, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 21 का ऑप्शन बी से है, फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पर, हीमोसील पाई जाती है, तो हीमोसील पाई जाती है आपसे पूछा गया है 22। ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी पेरीप्लेनेटा व पाइला में। किसमें, पेरीप्लेनेटा व पाइला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पन अवधि के दौरान फसल खेत में मधुमक्खी के छत्ते रखने का कारण है। तो आपको यहाँ पर बताना है पुष्पन। देखिए पुष्पन फ्लावरिंग अवधि के दौरान जो है फसल खेत में मधुमक्खी के छत्ते रखने का कारण है क्या है, आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो कारण पूछा गया, देखिए ऑप्शन हमारा इसका जो डी वाला है, अगर आप ध्यान से देखें तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। 23 का पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोनों ए व सी, शहद एवं मोम प्राप्ति में वृद्धि, परागण दक्षता में वृद्धि, तो ए और सी यहाँ पर सही होगा। देखिए क्या होता है, पुष्पन अवधि के दौरान फसल के खेतों में मधुमक्खियों के छत्तों को रखने से कीट परागण की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे जो शहद व मोम की मात्रा दोनों के लिए ये लाभकारी है। तो 23 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, कहाँ से आता है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो इसका 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, बायोनिल से आता है, तो सभी को पता है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है, तो ध्यान से आपको देखना है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो कौन थे यहाँ पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन 25 ये थे ऑप्शन बी डार्विन, यहाँ पर सही है। देखिए चार्ल्स डार्विन ने 1859 में, देखिए चार्ल्स डार्विन ने जो है 1859 में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार प्रकृति में श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का ही यहाँ पर वर्ण या चयन होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कब दिया था, 1859 में। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर है, पराशरण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 26। तो देखिए पराशरण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तो हमारा यह झिल्ली के वाहक प्रोटीन के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें एटीपी की यहाँ पर जो है आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला जो है बिल्कुल सही है, यानी कि असत्य है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। देखिए क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, फिर यहाँ पर जो है जो ऑप्शन हमारा डी कथन है, डी जो है असत्य है, ठीक है। इसमें जल अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विकसित होता है, क्योंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड जो सतह से होकर नहीं जा सकते हैं, वे झिल्ली से होकर परिवहन के लिए यहाँ पर झिल्ली के वाहक प्रोटीन के द्वारा संपन्न होते हैं, जिसमें जो है एटीपी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित, ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 आपसे पूछता है। यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पर है, ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा एक रोगी पादप से स्वस्थ विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने के लिए रोगी पादप का कौन सा भाग उपयोग में लाएंगे।
तो देखिए 27, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा जो सी वाला है, सीरसियम पार्श्विक विभेजक दोनों, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मास्टर ग्रंथि है, तो देखिए मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो 28 का यहाँ पर हमारा डी वाला सही है, डी वाला सही है। पीयूष ग्रंथि में जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, देखिए क्योंकि यह जो है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन के स्रावों को नियंत्रित करता है, तो इसे जो है इसलिए मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यात्री कबूतर के विलुप्त होने का कारण है। देखिए अब से पूछा गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यात्री कबूतर के विलुप्त होने का कारण है 29, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, मानव द्वारा अति दोहन, बिल्कुल ऑप्शन बी। देखिए मानव द्वारा यात्री कबूतर यानी कि एक्टोपिस्टेस माइग्रेटोरिस की शिकार के कारण ये विलुप्त हुए हैं, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों के कचरों में होता है, तो क्या होता है घरों के कचरों में, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30, तो बी वाला सही हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है, घरों से उत्पन्न अधिकांश सीवेज, फल, सब्जियों, कचरे का अपघटन जो है सूक्ष्म द्वारा होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है उनके द्वारा होता है। और फिर क्या होता है, ये जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, जिनके आते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में प्यूरिन क्षारक है, तो दोस्तों प्यूरिन क्षारक क्या है, 31, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ग्वानिन बिल्कुल सही होगा। देखिए ग्वानिन एक प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक है, यह डीएनए संरचना में अपने पूरक पिरिमिडीन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाकर जुड़ते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है संघ अर्थवर्डा में कौन सा श्वसन अंग नहीं पाया जाता है, तो आपको यहाँ पर बताना है, तो 32 का यहाँ पर ऑप्शन सही है, जल संवहन तंत्र यहाँ पर सही होगा। देखिए अर्थवर्डा में जल संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, यह जो है संघ इकाइनोडर्मेटा की विशेषता होती है, जो ये जल संवहन तंत्र की विशेषता होती है संघ इकाइनोडर्मेटा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऊपरी मृदा गहरे रंग की होती है क्योंकि, अब आपको यहाँ पर बताना है क्यों होती है बताना आपको, तो 33 यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, कार्बन पदार्थ अधिक होते हैं इसलिए गहरे रंग की होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता ही है, तो इसका राइट आंसर हमारा आपको बताना है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन 34, तो ऑप्शन बी सही है, 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग इतना ही होता है, और यह शरीर के सभी संवेदी अंगों से तंत्रिका अवयवों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडेरिया को निम्न वर्गों में बांटा है, देखिए आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको जो भी है बताना है, इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए ऑप्शन सी की बात करें, जो है साइफोजोवा, एंथोजोवा व हाइड्रोजोवा, इनको बांटा गया निडेरिया को। देखिए संघ सिलिंडेटा या निडेरिया को वर्ग जो है साइफोजोवा, एंथोजोवा और हाइड्रोजोवा में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, और वर्ग एंथोजोवा का दूसरा नाम जो है एक्टिनोजोवा भी है, तो इसे ध्यान रखना है। और संघ पोरिफेरा में वर्ग डेस्मोस्पंजिया सम्मिलित है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, सी सही है, तो आपको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 36, द्वितीय प्रदूषक है, तो द्वितीय प्रदूषक आपको बताना है, क्वेश्चन 36, तो ऑप्शन डी सही है, PAN यहाँ पर सही होगा। देखिए पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है मुख्य रूप से वायु प्रदूषक है, और जो PAN है एक द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण भी है, जो प्राथमिक प्रदूषकों तथा वातावरण में उपस्थित सामान्य पदार्थों की अंतःक्रिया से निर्मित होता है, और इसकी उपस्थिति के कारण जो है जीवों और पादों में विभिन्न रोग भी हो सकते हैं, तो PAN आपको याद है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, तो इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। देखिए आपको अब यहाँ पर सुमेलित करना है, तो देखिए आपको यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये हमारा 37 है, तो आपको यहाँ पर देखना है इसका, अब इसको मिलाइएगा, आप सुमेलित कीजिए। देखिए अब इसका जो है प्लेग जो होता है किससे होता है, जीवाणु से होता है, ऐसे मिलाते हैं, और एड्स जो होता है विषाणु से होता है, और गंजापन जो होता है कवक से होता है, अब जो है मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। तो आपको यहाँ A4 B3 C2 D1, तो कौन से कोड में आपको मिल रहा है, तो हमको 4 3 2 1 4 3 2 1, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, डी सही होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, तो सभी लोग ऑप्शन डी को यहाँ पर सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे,
तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान है उसे सिनेप्स कहते हैं, और यह एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में आवेगों के त्वरित संचरण में मदद करती है, और इसके आवेग का संवहन जो है रसायन या इलेक्ट्रिक माध्यम से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चतर संघ जैसे इकाइनोडर्मेटा है, तो क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर त्रिकोणिकी जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन भी है, तो ये है नाइट्रोजन के कारण परमाणु किसके द्वारा नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में बदलते हैं। क्वेश्चन 40 आपसे पूछा गया आपसे। देखिए, नाइट्रोजन के परमाणु जो है किसके द्वारा नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलते हैं, तो उसका ऑप्शन बी हमारा सही है। देखिए, नाइट्रोजन के स्थिर करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा होता है, सभी को पता भाई। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जो परमाणुवीय नाइट्रोजन है को स्थिर करने वाले जो एजोराइजोबियम है, फ्रैंकिया आदि जीवाणु द्वारा ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलते हैं, और ये यौगिक पादपों के द्वारा औषधित हो जाते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो लास्ट क्वेश्चन आज का ये, थायरॉक्सिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 41 का, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, आयरन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, आयरन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, अपितु आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, सभी को पता है, तो क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। तो दोस्तों, आज थे हमारे यहाँ पर 41 क्वेश्चंस, जो आगामी यहाँ पर एग्जाम हो रहा है लैब असिस्टेंट का, बहुत ही वहाँ पर आपको यहाँ पर हेल्प पहुँचाएंगे। जब परीक्षा में आपको वहाँ पर देख लेंगे तब आप वहाँ पर जो है खुश हो जाएंगे। तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।